पर आइए और हमारे इस पैनल का आप हिस्सा बनिए। आज देखिए, कानपुर में अलग अलग क्षेत्रों की बात आप लोगों ने सुनी है कि कानपुर में अभी क्या चल रहा है, कानपुर में क्या हो सकता है, वर्तमान क्या है और भविष्य क्या हो सकता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करिए हमारे इन खास मेहमानों का। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर गेस्ट। और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे सहयोगी शुभम त्रिपाठी को। शुभम, आप मंच पर आइए और इस पैनल को आगे कंडक्ट करने जा रहे हैं शुभम त्रिपाठी। ओवर टू यू शुभम। थैंक यू पूजा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नए सेशन में। हमारे साथ हर क्षेत्र से लोग जुड़ रहे हैं, उनसे हम जन सरोकार के जो सवाल हैं वो पूछ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी से शत्रुघ्न वैश्य साहब जुड़े, सचिव हैं, और इसके अलावा सुधीर कुमार जी कानपुर नगर के सीडीओ हैं, सौम्या पांडे जी सीडीओ कानपुर देहात हैं। मैं अपनी पुरानी त्रुटि को सुधारते हुए, चूंकि जिला पंचायत अध्यक्ष आई थी और वो महिला सशक्तिकरण की मिसाल थी, तो मैंने उनसे बाद में सवाल पूछा था। इस बार मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। सौम्या जी, जिस तरीके से कानपुर देहात जो क्षेत्र है कानपुर से जुड़ा हुआ है, वहां से हजारों लोगों का रोज आवागमन यहां पर रहता है, लोग अपने अपने काम से आते हैं। इस वक्त जो सरकार काम कर रही है और जो जिम्मेदारियां आपको सौंपी गई हैं, कैसे उसको निभा रहे हैं, क्या चुनौतियां आपके सामने आ रही? बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कानपुर देहात की बात की, तो मैं वहीं से स्टार्ट करूंगी। आज हम लोग कानपुर नगर में ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और जब भी हम किसी भी एरिया के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट होता है नेबरहुड डेवलपमेंट का। तो कोई भी महानगर हो, वो तब तक हम नहीं उसकी विकास की जर्नी इमेजिन कर सकते हैं जब तक उसके आसपास के क्षेत्रों को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज ना मिलें। चूंकि मैं मुख्य विकास अधिकारी कानपुर देहात के पद पर इस समय कार्यरत हूं, और जो हमारा देहात का क्षेत्र है वो मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र है। वहां पे 618 ग्राम पंचायतें हैं, 922 से ज्यादा राजस्व गांव हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ वहाँ बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाज भी हैं। पूरा आपका जो रनिया इंडस्ट्रियल एरिया है, जैनपुर इंडस्ट्रीज हैं, केडीए का भी क्षेत्र वहाँ पड़ता है, यूपीएसआईडीसी का क्षेत्र पड़ता है। तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है देहात, जहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और रूरल डेवलपमेंट दोनों का एक बहुत यूनिक अमेलगमेशन हम देख सकते हैं। आपने बात पूछी कि क्या चुनौतियां आती हैं एज एडमिनिस्ट्रेटर और कैसे हम उन चैलेंजेस को फेस करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इस समय जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उनको ग्राउंड लेवल तक ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट करना, जिसे हम कहते हैं अंत्योदय और सर्वोदय की भावना जिससे ये गवर्नमेंट काम कर रही है, उसको लास्ट मैन तक पहुंचाना, हर एक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना, यही सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। और एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हम तभी आई थिंक सक्सेसफुल माने जाते हैं जब हम इन सारी पॉलिसीज को इन लेटर एंड इन स्पिरिट इम्प्लीमेंट करा सकें। एक बहुत फेमस कहानी आपने सुनी होगी कि किसी व्यक्ति को अगर भूख लग रही है और उसकी भूख मिटाना है तो उसको एक मछली पकड़ के दे दो खाने के लिए, लेकिन अगर उसका पूरा जीवन यापन करना है तो उसे मछली पकड़ना सिखा दो। तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आई थिंक सबसे बड़ा काम जो हम कर सकते हैं अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए वो ये है कि स्किल डेवलपमेंट के थ्रू कैसे अपने पॉपुलेशन को स्किल्ड करें, कैसे उनका कौशल विकास करें, जिससे लाइवलीहुड जनरेशन हो सके और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके, और वो कहीं ना कहीं जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा। जी सुधीर जी, मैं आपके पास आऊंगा। चूंकि बहुत बड़ी बात यहाँ पर अभी सौम्या जी ने की है कि जो रूरल डेवलपमेंट का उन्होंने जिक्र किया, और जिस ओर सरकार अंत्योदय की बात भी कर रही है उधर आगे भी बढ़ रही है। कानपुर नगर का चूंकि आप प्रतिनिधित्व करते हैं, एज ए सीडीओ आप यहाँ पर वर्किंग है, बहुत सी चुनौतियां सामने आती हैं, लेकिन कानपुर नगर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो ग्रामीण क्षेत्र से भी जुड़ा है। बिल्लौर की बात करें या उधर आसपास का जो एरिया है वो कानपुर नगर में वो हिस्सा लगता है, तो वो कैसे कनेक्ट कर पा रहा है? क्या विकास योजनाओं से ये अछूता तो नहीं रह जाता है? आप वहां तक इजिली जनता के बीच क्या पहुंच पाते हैं? सबसे पहले तो मैं न्यू स्टेट यूपी की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज इस कंक्लेव में मुझे इनवाइट किया गया है और एक बेहतर मंच प्रोवाइड किया है जो हमारे विभिन्न क्षेत्रों में पर्सनालिटीज़ अच्छा काम कर रही हैं, उनके विचारों को रखने का और उनको सम्मानित करने का। जैसा कि आपने सवाल किया कि कानपुर नगर का काफ़ी क्षेत्र देहात में भी है और लोग डेली यहाँ से ट्रेवल्स भी करते हैं, शहर में अपना काम करते हैं, शाम को अपना घर जाते हैं।
तो जो सोशल और इकोनॉमिक एक इनइक्वालिटी डेवलप हो जाती है शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में, उसको हम कैसे ब्रिज करते हैं। इसमें गवर्नमेंट की काफ़ी स्कीम्स चलती हैं, जैसे हाउसिंग फॉर ऑल है, मनरेगा है, मैम ने बताया स्किल इंडिया मिशन है, जिसके तहत हमारा मेन उद्देश्य यही रहता है कि जो हमारा व्यक्ति अंतिम पायदान पर खड़ा है, कैसे हम उसकी ज़िंदगी में सुधार ला सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आपने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हमारे जो महिलाएं हैं उन्होंने संगठित होकर 25 करोड़ का व्यापार किया है, जिसमें उन्होंने बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट के रूप में भी काम किया है, अपने छोटे छोटे उद्योग लगाकर अपना एक बिजनेस किया है। तो इस तरह काफ़ी सक्सेस स्टोरीज हमारे पास आ रही हैं। एग्रीकल्चर क्षेत्र जैसे हम बात करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र को डेवलप हम कैसे करें, तो ग्रामीण क्षेत्र का जो मेन अभी भी व्यवसाय है वो है कृषि। कृषि क्षेत्र में सरकार का भी नारा है और हमारा भी ये एक मिशन है कि फार्मर्स के इनकम को हमें डबल करना है। उसमें भी हम लगातार कार्य कर रहे हैं। एफपीओज हमने काफ़ी गठित कर लिए हैं। किसान अब एक सिर्फ किसानी नहीं करेगा बल्कि एक व्यापारी भी बनेगा। अपनी प्रोड्यूस को कैसे उसको अच्छे दाम में बेचना है, तो इसकी दिशा में हम निरंतर इसमें अग्रसर हैं। जी मैं आपके पास आऊंगा शत्रुघ्न जी। चूंकि कानपुर विकास प्राधिकरण जो है उसका बहुत बड़ा रोल है और बहुत अच्छी तरीके से आप काम कर रहे हैं, और जो माफियाओं पर कार्रवाई की बात आती है तो बुलडोजर जो दहाड़ता है वो केडीए की मदद से ही दहाड़ता है, मैंने देखा है बहुत सारे माफियाओं पर। तो सबसे एक बड़ा प्रश्न जो जब मैं बात कर रहा था कानपुर के बारे में और यहाँ के लोगों से, तो उनका कहना था कि जो न्यू कानपुर सिटी बसाने की आप बात कर रहे हैं, उसके पीछे क्या सोच है, कैसे बसा रहे हैं और कब तक ये संभव हो पाएगा? हेलो। सबसे पहले तो मैं न्यूज नेशन की पूरी टीम को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कानपुर नगर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है। वास्तव में विभिन्न क्षेत्रों को लोगों को एक साथ इकट्ठा करना, और इसका मुख्य उद्देश्य जो सरकार की योजनाएं हैं या जो विभिन्न विभाग हैं वो क्या काम कर रहे हैं जनता तक पहुंचाना, हमें लगता है सबसे बड़ा माध्यम है। इसके लिए मैं शुभम जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू सर। शुभम जी ने एक प्रश्न किया है कि जो कानपुर विकास प्राधिकरण है वो न्यू कानपुर सिटी का एक कंसेप्ट लेकर आया हुआ है इधर। तो न्यू कानपुर सिटी वास्तव में ये योजना काफी वर्षों से लंबित थी। करीब 26 वर्ष पहले ये योजना जो है बनाई गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से विभिन्न न्यायालयों में लिटिगेशन होने की वजह से ये योजना धरातल पे नहीं आ पाई थी। तो इस पर काफी काम करके जो पूर्व हमारे उपाध्यक्ष महोदय थे और वर्तमान में भी जो हमारे उपाध्यक्ष महोदय हैं, उस पर गहन मंथन करके जो उस पर लिटिगेशन थे उसको मिटाए गए। किसानों से जो वहां प्राइवेट लैंड लेनी है उनके दर निर्धारित किए गए और उनसे सहमत पत्र प्राप्त किए गए। हम लोग आज इस स्कीम को, चाहे वो व्यवसाय के क्षेत्र से हो, चाहे वो आवासीय हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ काम किए जाने हो, विभिन्न क्षेत्रों में वहां पर कैसे हम सुविधाएं लोगों के लिए विकसित कर सकते हैं, इस चीज को लाकर हम कानपुर विकास प्राधिकरण इसको लाने जा रहा है। और ये कानपुर वासियों के लिए, कानपुर नगर वासियों के लिए और आसपास के क्षेत्रों के लिए एक बहुत बड़ी टाउनशिप के रूप में विकसित होगी। बिल्कुल, जिस तरफ केडीए बढ़ रहा है, बहुत अभी काफी तीखे सवाल मैंने रखे हैं जो आपसे पूछने हैं। सुधीर जी, मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से अभी जब इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो हमारे साथ एडीजी जोन जुड़े हुए थे आलोक सिंह जी, और उनसे मैंने जब सवाल किया था कि शासन का क्या कुछ रोल रहता है जमीनी तौर पर क्रियान्वयन करवाने में योजनाओं का, और किस तरीके से जो नीतियां बदलती हैं, जो नीतियां बनाई जाती हैं, तो उसमें उनका कहना था कि शासन का, सरकार का, मुख्यमंत्री ने पूरी तरीके से हमको स्वतंत्र रखा है जिससे हम निर्णय ले सकें। तो ये एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी और बहुत बड़ा एक फर्क नजर आ रहा था। आपका क्या मानना है, चूंकि पुलिसिंग के क्षेत्र में और थोड़ी सी इधर चुनौतियां अलग होती हैं, तो क्या वाकई में ऐसा हो पाता है? आई थिंक मेरे साथ आप सभी एग्री करेंगे कि जो लास्ट 10 ईयर में हमारे देश में और हमारे उत्तर प्रदेश में जो डेवलपमेंट हुआ है वो एक अभूतपूर्व डेवलपमेंट हुआ है। उसके जो पीछे जो कारक हैं वो यही हैं कि शासन के द्वारा हमें पूरी तरह की इंडिपेंडेंस दी गई है कि अधिकारी अपने जनता से बात करके, जनप्रतिनिधियों से बात करके एक डिसीजन लें और कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है, उसमें जितनी भी बाधाएं आती हैं उसके कैसे रिजोल्यूशन होगा उसको हम प्लान करें।
अभी आपने देखा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में हुआ, बहुत ही भव्य रूप से हुआ। 35 लाख करोड़ के उसमें इन्वेस्टमेंट आए हैं। कानपुर नगर टॉप 3 में उसमें रहा, जिसमें हमें 1 लाख करोड़ के यहाँ पे MOUs प्राप्त हुए हैं। उसमें मैं बताना चाहूँगा जो सबसे मेन रोल रहा है वो रहा है जो पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर में सुधार हुआ है। उससे निवेशकों और जो उद्यमी हैं उनके अंदर एक विश्वास जागा है कि उत्तर प्रदेश में हमारी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है और यहाँ से हमें रिटर्न मिलेगा। तो शासन का जो एक प्रोएक्टिव रोल रहता है किसी भी समाज को आगे बढ़ाने में, वो हमारे उत्तर प्रदेश में हमें काफी अच्छा मिल रहा है। बिल्कुल सौम्या जी, मेरा सवाल आपसे है, महिला सशक्तिकरण की हमने बात की और एक अधिकारी के तौर पर आप अपनी सेवाएं कानपुर देहात के क्षेत्र को दे रही। बड़ा एरिया है ये, अगर हम देखें उधर औरैया के पास से शुरू होता है और उधर जिधर हम बात कर रहे हैं, तो कौन सी वो चुनौतियां एक महिला के तौर पर आपके सामने आती हैं जो आपको फेस करनी पड़ी? क्या कुछ अनुभव आपका रहा हो? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि वैसे जब हम एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं तो हम जेंडर न्यूट्रल रोल में होते हैं। जब भी हम एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं तो हम कहते हैं कोई जेंडर नहीं होता, वी आर जस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स, वी आर सिविल सर्वेंट्स। लेकिन मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि एक महिला अधिकारी के तौर पे मुझे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है अपनी सेवा देने का। और कानपुर देहात में चूंकि एक ग्रामीण क्षेत्र है और वहाँ महिलाएं, हम लोग का सेक्स रेशियो पॉजिटिव में ही रहता है, तो वहाँ बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको बहुत ज़रूरत है, जिनमें बहुत पोटेंशियल है आगे बढ़ने की। तो मैं हर बार यही कहती हूँ कि यत्र नारी पूजते रमनते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहीं देवता का वास होता है। तो हमारे जनपद में अगर बात करें तो जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है NRLM, उसके अंतर्गत महिलाओं ने अभूतपूर्व प्रोग्रेस किया है। और एक महिला होने के नाते ऑन द कॉन्ट्ररी कोई नेगेटिव वो ना फेस करके मैं बहुत पॉजिटिवली उनसे कनेक्ट कर पा रही थी और वो भी मुझसे बहुत पॉजिटिवली कनेक्ट कर पा रही थी, कंफर्टेबल थी। तो मैं चैलेंजेस नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी मेरे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट था कि एक महिला होने के नाते जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी बच्चियां हैं, जितनी भी किशोरी लड़कियां हैं जिनको सरकार की तमाम योजनाएं पहुंचानी है, वो मैं ज्यादा अच्छे से पहुंचा पा रही हूँ। जैसे NRLM की बात करें तो हमने कानपुर देहात में एक देहाती ब्रांड लॉन्च किया है। हमारे जितने प्रोडक्ट्स हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल जून के महीने में हमारे जनपद के लिए देहाती ब्रांड लॉन्च किया था। तो कानपुर क्षेत्र में यहाँ सभी जानते होंगे बुकनू बहुत फेमस होता है, तो हमारे जनपद कानपुर देहात की महिलाएं हर घर में, हर गांव में बुकनू बनाती हैं और बहुत सुंदर पैकेजिंग करके देहाती ब्रांड के अंतर्गत उसे बेचती हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि हमने रिसेंटली अपना बुकनू Amazon पे और फ्लिपकार्ट पे लॉन्च किया है और जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, बंगाल से भी हमारी महिलाओं को ऑर्डर्स मिल रहे हैं बुकनू के और तमाम और प्रोडक्ट्स के। तो इस प्रकार मुझे लगता है कि एक महिला अधिकारी होने के नाते एक ज्यादा बेटर कनेक्ट में अपनी महिलाओं के साथ जनपद की कर पा रही हूं। और मिशन शक्ति जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं, जिसमें नारी शक्ति, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसको और बेटर तरीके से हम लोग जनपद में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। बुकनू का जिक्र करके आपने ननिहाल की याद दिला दी। सवाल आपसे ये है कि जो सरकारी योजनाएं हैं उसको जमीनी स्तर तक पहुंचाने में बहुत से चैलेंजेस आते हैं सामने। साक्षरता का अभाव एक बहुत बड़ा बिंदु है जिसमें हम डायरेक्टली लोगों तक नहीं कनेक्ट कर पाते हैं। जो चाहे महिलाओं की बात करें ग्रामीण अंचल की, या फिर बहुत से ऐसे पुरुष भी हैं जो साक्षर नहीं है और वो बहुत सी योजनाओं को नहीं समझ पाते हैं, उनको फायदा नहीं मिल पाता है। तो इस यहाँ पर आपकी क्या भूमिका होती है और कैसे आप एक अधिकारी के तौर पर आपका दायित्व है कि कैसे उन तक वो योजना पहुंचाई जाए? क्या करते हैं आप? देखिए, एजुकेशन जो है, एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल दैट वी कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। इट वाज सेड बाय नेल्सन मंडेला। तो जब आपने साक्षरता की बात कही तो मैं इसे दो तरीके से देखती हूँ। एक होता है बेसिक एजुकेशन या फाउंडेशनल एजुकेशन। आप सब लोगों ने न्यू एजुकेशनल पॉलिसी पढ़ी होगी और इस बार NEP में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत जोर दिया है हमारे फाउंडेशनल एजुकेशन पे। और उसी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निपुण भारत अभियान शुरू किया गया है, जिसमें हमारे जो 3 साल से 6 साल तक के बच्चे हैं उनकी फाउंडेशनल लर्निंग पर ध्यान दिया जा रहा है। बाल वाटिकाएं बनाई जा रही हैं, आंगनवाड़ी को मॉडर्न नर्सरी स्कूल्स की तरह डेवलप किया जा रहा है और कक्षा 1, 2, 3 के लिए निपुण लक्ष्य बनाए गए हैं कि हर बच्चे के लर्निंग आउटकम पे फोकस किया जा सके। जहां बच्चों के लिए एक बेसिक फाउंडेशनल एजुकेशन पे सरकार काम कर रही है, उसी प्रकार जो हमारी अडल्ट एजुकेशन है उसके लिए भी लगातार कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारी NRLM की महिलाओं की मैंने बात की,
तो अभी हमारे कमिश्नर सर ने भी हमें डायरेक्शंस दिए थे कि जितनी हमारी एनआरएलएम की महिलाएं हैं जो कहीं ना कहीं साक्षर नहीं हैं, उनके लिए विशेष साक्षरता अभियान चलाया जाए। और ईच वन टीच वन के अंतर्गत जो महिलाएं थोड़ी पढ़ी लिखी हैं, जो लेखा जोखा करती हैं, जो अपना साइन कर सकती हैं, क ख ग घ जानती हैं, वो और महिलाओं के भी क्लासेस लें और स्पेशल लर्निंग मटेरियल के माध्यम से उनको पढ़ाया जाए। तो बेसिक एजुकेशन, फाउंडेशनल एजुकेशन छोटे बच्चों के लिए और अडल्ट एजुकेशन हमारे बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, दोनों पे फोकस किया जा रहा है। मैं आपके पास आऊंगा शत्रुघ्न जी। सवाल ये है कि केडीए जो है वो जिस तरीके से अवैध निर्माणों पर कार्रवाई कर रहा है, किन बिंदुओं के आधार पर, किन तथ्यों के आधार पर आप कार्रवाई करते हैं? और एक चीज जो सबसे ज्यादा सामने आती है, चाहे वो बहुत विकास प्राधिकरण हमने देखे, चाहे एलडीए की बात करें, पीडीए की, प्रयागराज की बात करें, जब किसी अपराधी पर कार्रवाई होती है तो डेवलपमेंट अथॉरिटी को देखा जाता है कि आप देखिए उनके मकानों को, देखिए क्या वहां पर उन्होंने कहीं अवैध कब्जा तो नहीं कर रखा, और उसके बाद कार्रवाई होती है। ये पहले क्यों नहीं होता है कि जो इस तरीके की जमीनें हैं या इस तरीके के जो मकान हैं इन्होंने वहां पर कब्जा कर रखा है और उस पर फिर कार्रवाई हो? और क्या आगे ऐसा कुछ सुधार हो रहा है? आप इस ओर काम कर रहे हैं? हेलो। कानपुर विकास प्राधिकरण का एक एक्ट है 1973 का, उसमें जो मेन प्रावधान है धारा 14 और 16, उसमें ये कहता है कि किसी व्यक्ति को अगर कोई भी निर्माण करना है तो वो अगर डेवलपमेंट अथॉरिटी के क्षेत्र में है, उसके विकास क्षेत्र में है, तो परमिशन लेकर ही वो निर्माण करे। ये तो ज्यादातर लोगों को मालूम होगा, लेकिन एक उसमें प्रावधान और है कि यदि आपने कोई निर्माण कर लिया है, कोई भवन बना लिया है, तब भी अपना मानचित्र आप स्वीकृत करा सकते हैं, जिसको हम लोग समन मानचित्र के रूप में मानते हैं। तो दो तरह का मानचित्र है। बहुत लोग पहले एक तो जानकारी का, जैसा भी आपने साक्षरता पे सवाल उठाया, बहुत लोगों को एक तो ये जानकारियां नहीं रहती है कि हमको मानचित्र पास कराना है कि नहीं पास कराना है, या मेरा 100 गज या 100 वर्ग मीटर से नीचे है तो हमें पास कराना है कि नहीं पास कराना है। वास्तव में क्षेत्रफल चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सबको मानचित्र स्वीकृत कराना रहता है। और यदि उन्होंने अज्ञानतावश या किसी कारणवश अपने मकान का या अपने भवन का निर्माण कर लिया है, तो उसके पश्चात भी वो अपना मानचित्र पास करा सकते हैं। प्राधिकरण का जोर ये रहता है कि सभी लोग मानचित्र स्वीकृत कराकर या लेआउट पास कराकर अपने भवन का या कोई टाउनशिप का निर्माण करें। लेकिन बहुत लोग, चूंकि उसमें बहुत ऐसे प्रावधान होते हैं, खास तौर से कोई जैसे टाउनशिप विकसित करनी है तो उसमें 15% उसको ग्रीन रखना है, उसको ना रखने के एवज में या सस्ते प्लाट बेचने के एवज में वो लोग मानचित्र या लेआउट नहीं पास कराते हैं, तो केडीए उस पर कार्रवाई करता है। दूसरा, आपका ये कहना है कि बहुत सारे ऐसे निर्माण हो जाते हैं जिस पर केडीए कभी कभी ध्यान नहीं दे पाता है। वास्तव में जो 1973 में हमारा एक्ट बना था और जब पद सृजित हुए थे तो उसमें बहुत सारे पद थे, जैसे कि लगभग 70 पद हमारे जेई के लिए थे, जूनियर इंजीनियर के थे। आज हमारे पास 15 पद हैं। ऐसे कई पद ऐसे हैं, जैसे हमारे पास लेखपाल के 16 पद थे, एक भी पद नहीं है। तो वास्तव में कई पद इस समय खाली भी होने की वजह से, जिसका हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि वो पद भर जाएं हमारे, और क्षेत्र का लगातार विस्तार हो रहा है। तो थोड़ा कर्मचारियों की कमी से भी हर क्षेत्र को उस स्तर पर मॉनिटरिंग थोड़ा सा कम हो पाती है। फिर भी आपने इधर देखा होगा कि जो भी इलीगल या अवैध निर्माण हो रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाइयां हो रही है। मेरी कानपुर वासियों से एक अपील है, गुजारिश है कि कृपया करके वो ये स्थिति, सील की स्थिति या ध्वस्तीकरण की स्थिति ना आए, वो पहले से ही नक्शा पास कराएं। और यदि उन्होंने मकान या भवन बना लिए हैं फिर भी वो अपना मानचित्र पास करा सकते हैं, जिसके कारण उनके कुछ किसी भी तरह की बाद में कोई विपरीत स्थिति ना उत्पन्न हो। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने केडीए के तहत जिन अवैध निर्माणों पर कार्रवाई हो रही है उसका जिक्र किया, एक बात मैं आपसे समझना चाहूंगा, अल्प ज्ञान समझ लीजिए या जो भी, बहुत सी ऐसी, जैसे पहले खतौनी होता था, घरौनी के तौर पे जो मैपिंग करवाई जा रही है और वो डिजिटली अवेलेबल रहेगी, ताकि आगे भी कभी अगर वो शख्स उस जमीन को बेचता है तो उसका ब्यौरा ऑनलाइन अवेलेबल हो। तो ये कितना बड़ा कदम है और इसको कैसे अप्लाई किया जा रहा है, कैसे ये जमीन पर उतरता हुआ नजर आएगा? क्या इस बारे में कोई जानकारी अभी तक? वास्तव में घरौनी ये सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत बड़ी योजना है।
और पहले जैसे कि खतौनियों में वास्तव में कृषि लैंड का नाम रहता था, जो आबादी क्षेत्र रहता था वो कहीं पर नाम नहीं रहता था, और अक्सर ग्रामीण जो विवाद होते थे, जो अक्सर समस्याएं आती थी, वो आबादी क्षेत्र की ज्यादा आती थी, जिसमें हमारे जो भी अधिकारी रहते थे, चाहे तहसीलदार हों या उपजिलाधिकारी हों या ऊपर के जिला स्तरीय स्तर तक के अधिकारी होते थे, उनकी मदद नहीं कर पाते, क्योंकि वहां पर हमें आबादी क्षेत्र में राइट्स नहीं होते थे, और अगर हम एज ए लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से जाते भी थे तो बहुत वहां पे निर्णय नहीं कर पाते थे। तो सरकार ने इस बृहद समस्या के समाधान के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया और घरौनियां जो है बनाने का वो अभियान चलाया हुआ है। काफी जनपदों में बन भी चुकी हुई है, खासतौर से ड्रोन सर्वे होकर घरौनियां बन रही हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्र में जो एक रहता है कि किसी ने अपना जानवर बांध लिया या कुछ अपना खूंटा गाड़ लिया, तो अक्सर दिक्कतें होती थी कि उसका क्षेत्र कहाँ तक है, उसका सीमा क्षेत्र कहाँ तक है। वो एक बार अगर तय हो जाता है तो आगे चल के काफी जो ग्रामीण की समस्याएं हैं उनके विवाद कम होंगे, और विवाद होते भी हैं तो उनके निस्तारण करने में बहुत ही सहूलियत होगी इससे। बिल्कुल। सुधीर, मैं आपके पास आऊंगा। सवाल ये है कि पहले अधिकारियों से जनता सीधे जुड़ नहीं पाती थी। एक बहुत चेंज मैं देख पा रहा हूं, जो चेंजेस आए हैं, जिसमें चाहे वो ग्रामीण से क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हों या शहरी क्षेत्र से जुड़े हों, किसी भी आयु वर्ग के लोग हों, वो कार्यालय में जा पाते हैं, आपसे बात कर पाते हैं और चीजें बदल रही हैं। एक युवा अधिकारी के तौर पर क्या सोचना है आपका, ये आप एक अधिकारी के तौर पर भी जवाब दीजिएगा और एक आम व्यक्ति और एक आम नागरिक के तौर पर भी आप जवाब दीजिएगा कि क्या परिवर्तन आए हैं और क्या अभी तक आने चाहिए। अधिकारी और जो जनता के बीच एक इंटरफेस है, उस पर कैसे अच्छा काम किया जाए और जनता की एक्सेस अधिकारी तक रहे, इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी काफी जोर है। उनके द्वारा निर्देश है कि प्रत्येक अधिकारी 9 से लेकर 11 तक जनता दर्शन करेंगे, अपने दफ्तर में बैठेंगे और हर एक जनता की शिकायत का समाधान करेंगे। इसके साथ साथ सरकार में अलग अलग तरह के प्रावधान है, जैसे तहसील दिवस का प्रावधान है, थाना दिवस का प्रावधान है, ग्राम पंचायत और ग्राम चौपाल हम लगाते हैं खुले में, जहां पर अधिकारी गांव में जाते हैं और गांव की समस्या को गांव में ही सुन के वहां पर उनका निस्तारण करते हैं। तो इन कदमों से काफी हद तक एक समस्या समाधान हमें करने में सहायता मिली है कि जो जनता की बात हम तक कैसे पहुंचे और हमारी पॉलिसीज में उनकी दिक्कतें भी आए, वो हम काफी सुधार करने में सफल हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी पिछले 3-4 महीने में कानपुर नगर में आपने काफी कॉन्फ्रेंसेस की है, जिसमें होटल इंडस्ट्री के लोग रहे हैं, आपके उद्यमी रहे हैं, हमारे टूरिज्म से जुड़े लोग रहे हैं, कला संस्कृति के लोग रहे हैं। वो कानपुर नगर को कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके क्या इनपुट्स हैं और कैसे हम कानपुर को एक विकसित शहर बनाएं, हमने उनसे इनपुट लिए। हमने इसके लिए वेबसाइट डिजाइन की, जहां पर लोगों ने अपने सुझाव दिए। उसके तहत हमने एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट तैयार किया है कि अगले 25 वर्षों में, यानी 2047 तक कानपुर नगर को कैसे हमें विकसित शहर बनाएंगे और दोबारा जो इसकी स्वर्णिम नगरी थी उसकी हम इस पहचान दोबारा दिलाएंगे। इस पर हमें कैसे काम करना है, तो जनता और अधिकारियों के बीच का हमने जो दूरी है उसको पाटने में हमने काफी इसमें काम किया है। जी सौम्या जी, मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से थाना दिवस का भी जिक्र किया है सुधीर जी ने और तहसील दिवस का जिक्र किया है, लोग जाते हैं अपनी समस्याओं को वहां पर, क्योंकि हर विभाग के अधिकारी वहां पर मौजूद होते हैं और हर किसी की यह आशा होती है कि उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात यह कि आपका जो ऑनलाइन पोर्टल है, जिसपे चाहे वो मुख्यमंत्री शिकायत के लिए हो या फिर जिलाधिकारी तक जिन समस्याओं को पहुंचाया जाता है, अमूमन बहुत सारे ऐसे मामले एक मीडिया पर्सन के तौर पर हम लोगों के पास भी आते हैं कि उनमें संबंधित अधिकारी के द्वारा या फिर जो आपके विभागीय जो लोग हैं उनके द्वारा आख्या लगा दी जाती है और उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है ऐसे, और उसके बाद आप चाहे कहते रह जाएं तो उसके बाद भी उसमें अमूमन जल्दी सुनवाई नहीं होती है। तो इस ओर हालांकि उसकी रेटिंग भी की जाती है, लेकिन कोई बहुत अच्छा मैं देखता हूं कि इस पर काम नहीं हो रहा है। तो ऐसे में क्या कुछ अभी चेंजेस लाने चाहिए, क्या कुछ काम करना चाहिए जैसा इसमें बदलाव हुआ है? जैसा आपने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जन समस्या का निस्तारण ये शीर्ष प्राथमिकता रहती है, और इसके लिए एक नहीं अनेकों प्लेटफॉर्म्स हैं। जनता दर्शन एक प्लेटफॉर्म है जिसमें जनता के सीधे अधिकारी से बात करके अपनी समस्या रख सकती है। इसके साथ ही साथ CUG फोन्स रहते हैं जो 24/7 ओपन रहते हैं, जिसपे शिकायतें व्हाट्सएप और कॉल के माध्यम से दी जा सकती हैं। संपूर्ण समाधान दिवस और समाधान दिवस या फिर तहसील दिवस और थाना दिवस एक प्लेटफॉर्म है। ग्राम चौपाल या ब्लॉक दिवस भी एक प्लेटफॉर्म है।
IGRS जो इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है, जो कि सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसमें शासन संदर्भ, माननीय मुख्यमंत्री जी संदर्भ, जिलाधिकारी संदर्भ, अनेकों संदर्भ होते हैं, जिसमें जनता शिकायत कर सकती है और उसका गुणवत्तापूर्वक और समयबद्ध निस्तारण करना होता है। एक लेक्यूना जो देखने को मिल रहा है, जो जैसा आपने पॉइंट आउट किया है कि कई बार कागजी आख्याएं निस्तारण की लगा दी जाती हैं और वो वास्तविक शिकायतकर्ता तक नहीं संपर्क किया जाता है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर हैं और उन्होंने हम सबको ये बहुत स्ट्रिक्ट निर्देश दिए हैं कि जो भी निस्तारण होगा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कोई बात है तो वो हमारे शिकायतकर्ता की संतुष्टि है। तो इसीलिए सैटिस्फैक्शन ऑफ द कंप्लेनेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अगर हमारा शिकायतकर्ता सेटिस्फाइड नहीं है कि कागजी आख्या लगा दी गई या निस्तारण सही तरीके से नहीं किया गया, तो वो दोबारा उस पे रेड फ्लैग करके उसको पॉइंट आउट कर सकता है और इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं समीक्षा करते हैं। कई कार्रवाइयां भी की गई हैं, इस पे कड़ी कार्रवाइयां संबंधित अधिकारियों पे। और साथ ही साथ अब जो IGRS का पूरा प्लेटफॉर्म है उसको भी रिवैम्प किया गया है। अब उसमें डिफॉल्टर जल्दी हो जाता है अगर समय से निस्तारण ना हो, लगातार उसकी रेटिंग होती है, माननीय मुख्यमंत्री जी के कॉल सेंटर से लगातार कॉल्स जाते हैं शिकायतकर्ता को, तो ये एक लगातार इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ रहा है। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार सरकार इसमें काम कर रही है, जो कंप्लेनेंट का सेटिस्फैक्शन है वो 100% अचीव करने के लिए हम सब कार्यबद्ध हैं। चलिए, चूंकि इस समय की इबादत है, बहुत अच्छे से आप सभी ने तमाम सवालों के जवाब दिए। बहुत धन्यवाद शत्रुघ्न जी, सुधीर जी, सौम्या जी, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। लेकिन मैं चाहूंगी अभी आप मंच पर प्लीज बने रहिए। शत्रुघ्न जी, सुधीर जी और सौम्या जी, और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एडिटर धीरेन्द्र पुंडीर जी को, जो सम्मानित करें हमारे खास मेहमानों को न्यूज नेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पैनल में डिस्कशन के लिए जुड़ने के लिए। शुभम, आप प्लीज मंच पर ही रहे, मैं अपने नेक्स्ट पैनल को यहाँ पर बुलाऊंगी। लेकिन चलिए, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, थोड़े से चेंजेस करते हैं और फिर हम लोग वापस लौटते हैं।